वो मेरा कनेक्ट जी जी वो तो नहीं, वो तो सही है, आप मैं माफी चाहती हूँ, बट वो क्या है कि मेरा ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कल हमने वो रूल्स कर लिए थे 1996 के। अब ये रेगुलेशन है 1997 का। इसमें टोटल 38 ये रेगुलेशन है, और इसमें 3 चैप्टर है, और इसमें 2 फॉर्म भी दिए गए हैं। फॉर्म ये क्या बोलते हैं उसको, प्रारूप रहते हैं। उसमें एक तो शपथ पत्र के लिए और एक सेकंड जो है घोषणा के लिए है। तो ये जो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी 1 और 2, इसमें सेक्शन है। तो 1 में तो इसमें शॉर्ट टाइटल इसका नाम क्या है वो है, और 2 में इसकी डेफिनेशंस वगैरह है। तो डेफिनेशंस हमको तो करना नहीं है, रूल में भी हम करके आए हैं वही सारी चीजें इसमें है। एक्ट में हम जो पढ़ के आए हैं उनकी डेफिनेशंस इसमें दी गई है। चैप्टर 2 है इसका 3 से 18, 3 to 18 इसमें है रेगुलेशंस। तो इसमें इसका फर्स्ट है चैप्टर में जनरल जो है सामान्य 3 से 10 दिया है, इसमें 3 to 10। तो इसमें जो है कमिटी के जो मेंबर्स वगैरह है उनकी संख्या वगैरह क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में दिया गया है। तो कमिटी में 10 मेंबर्स होंगे, और 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, इसके बारे में फर्स्ट इसका कहता है। और ये जो नॉमिनेट किए जाएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, मतलब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसके अधीन नाम निर्देशित अध्यक्ष के अतिरिक्त उतने होंगे, मतलब अध्यक्ष को छोड़ करके, जो हमने सेक्शन 8A में पढ़ा था अध्यक्ष के बारे में, जो होता है कमेटी का अध्यक्ष, उसको छोड़ करके इतने 10 मेंबर्स होंगे, उसमें 10 मेंबर्स। और 2 इसका है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, दो पीठों बेंचों में से प्रत्येक में से एक आसीन न्यायाधीश को ऐसी न्यायपीठ के न्यायाधीश से भिन्न ऐसा न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष है वो वाला नहीं होगा। मतलब जो कमेटी का अध्यक्ष है उनको छोड़ करके बाकी उनकी अपनी अपनी न्यायपीठों की हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के सह अध्यक्ष को चेयरमैन के रूप में कृत्य करने के लिए नाम निर्देशित करेंगे। तीसरा इस इम्पोर्टेंट है, बट टाइम क्यों उसमें वेस्टेज करें, हम पढ़ के आए हैं एक्ट में भी और रूल्स में भी हमने पढ़ा है। तो ये वही चीजें तो उसमें दी गई है, बस इसको याद करना है हमको। बातें तो वही है। तो इतना टाइम इसमें जाएगा फिर हम डेफिनेशंस करेंगे तो। इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, अपने अपने तरीके रहते हैं सबके। तो एन एन में रूल दिया है, तो एन को नियम से कनेक्ट कर लीजिए, नियम हो गया एन से। और सचिव जो है ओ सेक्रेटरी, तो सचिव वह जो ऐसा ही लग रहा है ना, वो जैसा, तो सचिव आ गया इसमें ओ में सेक्रेटरी। और प्राधिकरण पी से प्राधिकरण हो गया अथॉरिटी। और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें जो राज्य सरकार है आर से राज्य हो गया राज्य सरकार। विधि व्यवसायी, आई में आई जो आ रहा है साउंड, विधि व्यवसायी, आई में वो है लीगल प्रैक्टिशनर। और के में लीगल सर्विस एडवोकेट जो है, ट से एडवोकेट, ट साउंड हो रहा तो इसमें ट दिया है। क से रिलेट नहीं हो रहा लेकिन ट से तो हो रहा है, अगर हिंदी में नहीं होता हो तो इंग्लिश में कर लीजिए। वैसे ये और आसान दिया है, इसमें ए नंबर है एक्ट, ए में एक्ट दिया है, और बी में व्यक्ति दिया है पर्सन, तो इसको व्यक्ति नहीं करते हो, व्यक्ति कर लीजिए, बी से व्यक्ति हो गया, और सी से चेयरमैन हो गया, डी से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, ई से कमिटी हो गया,
ई में साउंड आ रहा है, ई का, डबल ई का, कमिटी, तो ई हो गया। इस तरह से मैं याद करती हूँ चीजों को। और एच में हाई कोर्ट है ही, एस से एच रिलेट हो ही रहा है। एल से लीगल जो है, लीगल विधिक सेवा काउंसिल, तो लीगल सर्विस आ गया एल से। एम से मेंबर हो गया रिलेट। तो इसका तीसरा पढ़ रहे थे हम, रूल रेगुलेशन तीसरे, ये थर्ड का थर्ड पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है उच्च न्याय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन सदस्य, उन मेंबर्स में से जो उप नियम 5 के अनुसार योग्यता और रखते हैं। इसमें योग्यता वर्ड दिया है, अनुभव नहीं दिया है, लेकिन इसमें इंग्लिश में दिया गया है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले हैं। तो 4 सदस्यों से अनधिक को भी नाम निर्दिष्ट करेंगे। 4 मेंबर और होंगे ऐसे जो उनको नॉमिनेट किए जाएंगे, जिनमें से एक SC ST का मेंबर होगा और उनमें से एक महिला होगी। तो 2 ये होंगे, एक तो SC ST का हो जाएगा, एक महिला हो जाएगी, 2 ये हो जाएंगे, बाकी के बचेंगे वो अलग आएंगे। तो 4 इसमें 4 नंबर है कि समिति के पदेन सदस्य होंगे। कितने होंगे, कौन होंगे? तो इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, जो बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर से होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे। और इसमें सेकंड है इसका, इसमें जो हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है उसके का अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुडिशियल, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मेन सीट जो है वहां के, इन द रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार, 2 न्यायपीठों से संबंधित रजिस्ट्रार होंगे इसमें। और 5 नंबर का है, कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह, जैसे हम पिछले पढ़ते आए कि सोशल वर्कर होना चाहिए, वीकर सेक्शंस की उन्नति में लगा होना चाहिए। और बी नंबर है कि एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए, है ना, इमेनियंट पर्सन होना चाहिए। सी नंबर है कि एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जो कि लीगल सर्विस स्कीम के जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, स्पेशली इंटरेस्ट रखता है। 4 नंबर का है समिति के सदस्यों के पद के निबंधन तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें। अब शर्तें क्या होगी समिति के पद के सदस्य बनने के लिए? तो उसमें ये है कि वह पदेन सदस्य से भिन्न, मतलब पदेन सदस्य को छोड़ देंगे, बाकी के जो हैं समिति के सदस्य की जो पदावधि 2 वर्ष की होगी। तो 2 साल, ये इंपॉर्टेंट है, बस इस चीज को याद कर लीजिए, बाकी और छोड़ दीजिए। नहीं वैसे कर ही लेते हैं इसमें, मतलब 2 साल इसकी जो है ये 2 साल तक रहेगा पद पर। और इसमें जो है चीफ जस्टिस विनियम 3 के उपनियम 3 के अधीन नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों को हटा सकेंगे। जो चीफ जस्टिस है वो हटाएंगे, उन्होंने नॉमिनेट किया है तो उनको मेंबर्स को हटाएंगे वो। तो इसमें क्यों हटाएंगे, इसके कारण दिए गए हैं कि ए नंबर वो मतलब दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। नहीं, ए नंबर में तो पर्याप्त कारण से लगातार 3 मीटिंग में वो शामिल नहीं रहता है, फेल हो जाता है, फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू अटेंड 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। तो मीटिंग में शामिल नहीं होता है 3 बराबर मीटिंग में, और उसमें दिवालिया हो गया है। डी नंबर, सी में निर्दोष ठहराया गया, हैज बीन कन्विक्टेड। और डी नंबर हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गया है वो। डी हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन, उसने अपने जो है पद का अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है। और कोई भी मेंबर है वो अध्यक्ष को संबोधित करके अध्यक्ष को है त्याग पत्र देता है, रिजाइन करता है अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट मतलब क्या, चेयरमैन को जो है वो त्याग पत्र देता है, रिजाइन करता है। और कब प्रभाव में होगा, जब एक्सेप्ट कर लेगा, जो चेयरमैन है उस त्याग पत्र को एक्सेप्ट कर लेगा, तब वो प्रभावशील होगा उस डेट से। तीसरा है इसका कि नाम निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जो है शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।
मतलब सदस्य के पद में किसी रिक्ति, अब उसने त्याग पत्र दे दिया है तो उसकी जगह किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा, तो जिसे नॉमिनेट किया गया है वो शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा। जो भी उसका मतलब 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, मान लो उसने 1 साल या 6 महीने ही पद धारण किया है, तो अब जो व्यक्ति दूसरा अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो उतनी टाइम के लिए रहेगा जो भी टाइम बचा है। 5 नंबर है इसका, समिति की शक्तियां तथा कृत्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमिटी। तो इसमें रूल 8 में भी हमने पढ़ा था, सचिव के बारे में। 8 में सचिव के बारे में था और रूल 6 में अध्यक्ष के बारे में था। अध्यक्ष नहीं, ये रेगुलेशंस की बात है, तो इसमें इसमें 8 में सचिव के बारे में है और 6 में अध्यक्ष के बारे में उसकी पावर से है। सचिव की पावर 8 में है और अध्यक्ष 6 में है, और समिति की जो है कमेटी की 5 में दी गई है। तो इसमें जो है विधिक सेवा के कार्यक्रमों को जो केंद्रीय प्राधिकारी या राज्य प्राधिकारी द्वारा समय से पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, ये काम करेगी कमेटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी देते हैं जो काम, उसको वो काम करेगी कमेटी, ये उसकी पावर से ये कार्य है। और इसमें है कि विधिक सेवाओं के लिए आवेदन को प्राप्त करना, जो भी आवेदन दिए जाते हैं सेवा करने के लिए, जो भी मतलब एप्लीकेंट मतलब कोई भी आवेदन आता है तो उसको प्राप्त करता है वो, और सेवाएं प्रदान करने, उन्हें वापस लेने, मतलब विड्रॉ प्रदान भी की जाती है सेवाएं और उनको वापस भी ले ली जाती है, विड्रॉ भी कर लिया जाता है, तो उसकी भी सारी शक्तियां उनको है। विधिक सेवा देने के लिए हाई कोर्ट के अभिभाषक की सूची बनाए रखना। तो इसमें मेंटेन पैनल ऑफ एडवोकेट्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसमें मतलब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। डी में तो इसमें तो मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो खर्चे वगैरह होते हैं उनका भी डिसीजन करता है, जो भी विधिक सेवा के लिए खर्चे मानते हैं, व्यय के भुगतान संबंधित समस्त मामलों का विनिश्चय करना, डिसाइड करना क्या क्या खर्चे हुए, क्या उनको देना होगा, ये सारा वो करता है। अधिवक्ताओं को जो होता है ना, एडवोकेट के जो खर्चे वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये करता है कार्य। विधिक सेवा कार्यक्रमों के संबंध में विवरणीय रिपोर्ट तथा सांख्यिकी जानकारी देना, राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करना, जो भी कार्यक्रम से संबंधित जो भी चीजें होगी, जो भी जानकारी होगी, जो भी रिपोर्ट होगी, वो सारी स्टेट अथॉरिटी को वो प्रस्तुत करेगा, पेश करेगा। अब एफ नंबर में इसका मुख्य न्यायपीठ तथा 2 न्यायपीठों के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है, एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है के द्वारा गठित 3 उप समितियों को, जिसमें प्रत्येक में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 3 सदस्य होंगे, उक्त कृत्य प्रत्यायोजित करना। मतलब 3 उप समिति का गठन करता है कौन? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनमें से 3 मेंबर होंगे, उक्त कृत्य प्रत्यायोजित कर, मतलब उन 3 मेंबरों को ये बांट दी जाएंगी शक्ति, कार्य बांट दिए जाएंगे उनको। उच्च इसमें ए नंबर है कि विधिक सेवा समिति जो हाई कोर्ट की, इसमें जो उनका अध्यक्ष है और सह अध्यक्ष को चेयरमैन बनाना मतलब इनको बांट दी जाएगी, मतलब अध्यक्ष जो है इनको मतलब दे दी जाएगी शक्तियां, प्रत्यायोजित कर दी जाएगी, डीली गैर क्या बोलते हैं उसको, डिली डेलीगेट, हाँ डेलीगेट कर देते हैं, डेलीगेयर। दो है इसका, उप समिति के सदस्य के रूप में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, न्यायिक रजिस्ट्रार होता है, उसको दे दी जाएगी, और विनियम 3 के अधीन नाम निर्देशित एक सदस्य होगा नॉमिनेट, उसको दे दी जाएगी। और इसमें 6 नंबर का है अध्यक्ष की शक्ति तथा कृत्य। तो इसमें समिति का अध्यक्ष प्रशासन तथा समिति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण रूप से प्रभारी होगा। जो समिति का अध्यक्ष है वो प्रभारी होता है सारे कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड कमिटीज।
2 है इसमें अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष की ही बात है ना, तो 3 माह की अवधि में कम से कम एक बार सचिव के माध्यम से समिति का सम्मेलन का आह्वान करेगा, मतलब बैठक बुलाएगा, कम से कम 3 महीने में एक बार तो बुलाएगा ही। फिर इसमें अध्यक्षता करेगा, ये इसके कृत्य कार्य है। और फिर इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियां होगी, रेसिड्यूरी पावर्स, तो ये सारे इसको पावर से। 7 में समिति के सचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें। अब इनकी पदावधि और सेवा की शर्तें क्या है? ये 5 साल तक की पदावधि के अनधि के लिए पदधारण का, मतलब 5 साल तक ये पद पर रहेंगे। और सेकंड में वेतन भत्ते के हकदार होंगे, जो इसमें दिए गए नियम 1994 हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में जो दिया गया है उससे शासित होंगे और उन्हीं के अनुसार वेतन भत्ते पाएंगे। 8 में दिया गया है समिति के सचिव के कृत्य तथा शक्तियां। अब सचिव के आ गए, सचिव की पदावधि आ गई, अभी तक अध्यक्ष का करा हमने, अब समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियां आ गई है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। तो इसमें जो सचिव है, समिति का प्रमुख अधिकारी होगा। प्रमुख अधिकारी कौन होगा समिति का? यहाँ पर जो सचिव है वो होगा। और समिति के वेन के अधीन की समस्त आस्तियों, लेखा और अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा। जो भी फंड वगैरह होंगे तो उन सबका वो अभिरक्षक होगा। Custodian of the assets, accounts, records and funds of the disposal of the committees. Principal officer. 2 में समिति की निधियों की प्राप्तियों का सही तथा उचित लेखा संधारित करेगा, मतलब ये रखेगा जो भी फंड प्राप्त हुआ है उसको, कमिटी को, वो सारा उसकी जानकारी रखेगा अपने पास। और तीसरा नंबर है सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति के सम्मेलन बुलाएगा। और जो सचिव है अध्यक्ष का अप्रूवल से, अध्यक्ष की अप्रूवल से बुलाएगा सम्मेलन और बैठ के करवाएगा इसमें। और 4 नंबर है समिति के समस्त अभिलेख तथा विनिश्चय समिति के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे। समिति के जितने मतलब रिकॉर्ड होंगे, जितने भी डिसीजन किए गए हैं, तो वो सब सचिव के द्वारा ऑथेंटिकेटेड होंगे। नाइन नंबर समिति के सम्मेलन, मीटिंग ऑफ द कमिटी। जो मीटिंग होगी समिति की वो कब होगी, इसके बारे में ये कि फर्स्ट इसमें सम्मेलन का, समिति का सम्मेलन 6 माह में एक बार ऐसी तारीखों तथा ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगा जैसे अध्यक्ष निर्देशित करे। तो अध्यक्ष डायरेक्टेड करता है इसमें कि डायरेक्ट करता है कि 6 महीने में ऐसी जगह ऐसी तारीख पर होनी चाहिए मीटिंग, 6 महीने में एक बार होना जरूरी है। और सेकेंड में कार्यव्रत समस्त युक्त समय पर समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुले रहेंगे। जो भी कार्य चलते हैं जिस समय में, वो सब उसके जो इंस्पेक्शंस के लिए, मेंबर्स के इंस्पेक्शंस के लिए वो खुले रहेंगे। और तीसरा है यथाशीघ्र कार्यव्रत की एक प्रति राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष को अग्रेषित की जाएगी। जो स्टेट अथॉरिटी है उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है उनको ये भेजी जाएगी एक कॉपी। और 4 नंबर है सम्मेलन के लिए गणपूर्ति अध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए 4 होगी। जो कोरम होगा अध्यक्ष भी उसमें शामिल होगा, और उसमें जो 4 का कोरम होगा, 4 लोगों का, मतलब 4 इसमें होंगे शामिल अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए। और 5वां है ऐसे समस्त प्रश्न जो समिति के किसी सम्मेलन के समक्ष आते हैं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे, और बराबर मत की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। टेन इसको छोड़ दीजिए, 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी संभावना भी नहीं आ सकता है कि नहीं लेखा वगैरह के बारे में, क्योंकि ये चीजें तो काफी टाइम बहुत सब जगह में आई हुई है, इसमें भी रिपीट है। 2 नंबर का है इसका समिति द्वारा विधिक सेवाएं। अब कमिटी के द्वारा विधिक सेवाएं इसमें 2 में दी गई है। अब जो तीसरा आएगा उसमें वो है, मतलब चैप्टर 30 कौन सा आएगा वो, हाँ चैप्टर 3 जो है उसमें उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बारे में। तो ये इसमें समिति द्वारा विधिक सेवाएं दी जाती है कमिटी के द्वारा। तो 11
और 26 जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है उसका 26 में दिया गया, तो उसका सेम ड्राफ्ट है तो हम उसका उधर पढ़ेंगे नहीं। और 11 में दिया है वही सेम, विधिक सेवा के लिए आवेदन। तो हाई कोर्ट में कोई कार्यवाही करने या उसका प्रतिरक्षण करने के लिए विधिक सेवा प्राप्त करने का इच्छुक ऐसा कोई भी व्यक्ति सचिव को मतलब आवेदन करेगा, मतलब उसको जिस व्यक्ति को चाहिए लीगल सर्विस, तो वो व्यक्ति सचिव को लिखित में आवेदन करेगा और शपथ पत्र भी देगा साथ में। और सचिव या समिति का ऐसा कोई अधिकार उसके मौखिक निवेदन पर अभिलिखित करेगा, मतलब अगर वो कैपेबल नहीं है साइन करने के लिए या वो क्या बोलते हैं अंगूठा लगाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर उसका ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जाएगा, मौखिक निवेदन कर सकेगा फिर वो सचिव से। secretary or an officer of the if the applicant is illiterate or it is not in position to sign, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है और हस्ताक्षर नहीं करना जानता है, निरक्षर है और पोजीशन उसकी साइन करने की नहीं है, और सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कमिटी में रिकॉर्ड हिज वर्बल, जो मौखिक उसका ले लिया जाएगा, मौखिक निवेदन पर अभिलिखित कर लेगा। 2 नंबर का है, इसमें रजिस्टर संधारित करेगा आवेदनों का, मतलब जो भी आवेदन आते हैं कमिटी के पास में वो एक रजिस्टर रखेंगे और उसमें सारी जानकारियां रखेंगे उस रजिस्टर के अंदर। और 12 नंबर का है इसका 12 नंबर का 27 है इसके साथ में रेगुलेशन। 27 में भी यही बात है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए है। इसमें 12 आवेदनों का निपटारा इसमें किया जाता है, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस। तो जितने भी आवेदन आए हैं उनका निपटारा कैसे किया जाता है उसके बारे में इसमें विधिक सेवा के लिए विनियम 11 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर सचिव, आवेदन प्राप्त हो गए 11 में हमने पढ़ा, और तो प्राप्त होने पर क्या करेगा सचिव, उस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच करेगा। जो हमने एक्ट में पढ़ा पात्रता वगैरह क्राइटेरिया उसके बारे में है, उनकी पात्रता की वो जांच करेगा कि वो आता है कि नहीं, पात्र है कि नहीं। तो फिर इस जांच और अवधारण करवाएगा, तो खुद करेगा या करवाएगा जांच। और सेकेंड है इसका, यदि आवेदक पात्रता के मानदंड का समाधान करता है, सेटिस्फाइड करता है, कौन एप्लीकेंट करता है कि वो आता है इसमें, तो सचिव उसके आवेदन पर गुणावगुण की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होगा, तो मेरिट पर उसके डिसाइड करे, मतलब उसकी एग्जामिन करेगा आवेदक की। और यदि आवेदक का आवेदन गुणावगुण पर आधारित है तो सचिव विधिक सेवा के ढंग के बारे में विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा। तीसरा है इसका, किसी विषय में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए कोई आवेदन यदि गुणागुण युक्त न पाया जाए तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह सचिव द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो उस आवेदन को वो रिजेक्ट कर देगा, अगर मेरिट पर वो डिसाइड नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा कोई गुणागुण पाया गया है, तो फिर वो उस पे सचिव जो है उसको डिसमिस कर देगा। सेक्रेटरी शेल proceed to decide the mode of legal service applicant has merit in his application, निरस्त किया जा सकेगा। तीसरा नंबर है ना ये, तो इफ इट इज नॉट फंड मेरिटरियस मे बी रिजेक्ट फॉर द रीजन टू द रिकॉर्ड इन राइटिंग बाय द सेक्रेटरी। 4 नंबर का इसमें इनकार कर दिए, जो इनकार कर दिया है उसने सचिव ने उस आवेदन को लेने से, तो उसमें वो कारण लिख करके दे देगा कि इनकार कर दिया और उसको सूचित कर देगा उस आवेदक को कि ये इनकार कर दिया गया है आपके आवेदन को। 5 नंबर का, ऐसा आवेदक विधिक सेवा प्रदान करने के लिए जिसका आवेदन अस्वीकार किया गया है विनिश्चय के लिए अध्यक्ष के समक्ष अपील करेगा। अब आवेदन उसका रिजेक्ट हो गया है तो वो आवेदक जो है एप्लीकेंट वो अपील करेगा किसके, अध्यक्ष के समक्ष करेगा, चेयरमैन के पास, चेयरमैन फॉर डिसीजन। 13 नंबर का है इसका 13, इसमें 28 रेगुलेशन अप्लाई होता है, मतलब सेम ड्राफ्ट है दोनों का इसका भी। तो इसमें विधिक सेवा का ढंग बताता है, इसमें समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवा में समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवा में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सम्मिलित होंगे। तो जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी उनमें से एक तो मतलब फीस वगैरह माफ कर दी जाएगी ए नंबर में,
आदेशिका फीस वगैरह जो भी, जैसे समन वगैरह भेजना, आदेशिका फीस ही होती है, समन वगैरह भेजा जाता है। न्यायालयी फीस, कोर्ट फीस वगैरह सब उस माफ कर दी जाएगी, फ्री आप उसको वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वकील के द्वारा, वकील भी उपलब्ध करवाया जाएगा उसको। उसके किसी विधिक कार्यवाही के प्रारूपण उसके तैयार करने और फाइल करने के प्रभार तथा विधिक कार्यवाही में किसी विधि व्यवसाय द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। बी नंबर। सी में सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी उसको, है ना, या तो उसको दी जाएगी या उसकी हेल्प करी जाएगी। जहां से उसको लेना है सर्टिफाइड कॉपी, वो ले नहीं पा रहा है तो वहां पे भी उसकी हेल्प की जाएगी। और डी में यही मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह आए उसके, वो समझ नहीं सकता है किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेशन करवाना वगैरह, ये सब काम इसमें किए जाएंगे डी में। 14 है इसका, कतिपय मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध नहीं कराई, मतलब कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो लीगल सर्विस अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी, प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, प्रोवाइड इन सर्टेन केसेस। इसमें 29 का जो ड्राफ्ट है ये भी सेम है। ऐसी कार्यवाही जो पूर्णतः अंशतः, नंबर 1 तो इसमें ए है मानहानि, मानहानि के जो मैटर है उनको नहीं करेंगे। बी नंबर विद्वेषपूर्ण अभियोजन। सी है न्यायालय के अवमानना के लिए आरोपित कोई व्यक्ति। डी है शपथ भंग के संबंध में हो, है ना, तो ये इसमें उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ये मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उसने, तो उसको, वो तो जुडिशरी उसने ऑफेंस किया है ना, तो उसके लिए उसको ये विधिक सेवा उपलब्ध कैसे हो सकती है, तो वो नहीं होगी। 195 सीआरपीसी में दिया हुआ है और 499 उसमें आईपीसी का नहीं पता है, मानहानि का दिया है 499 में। तो 195 जो है चैप्टर 14 में दिया गया है, न्यायालय की अवमानना के लिए अभियोजन किया जाता है, प्रोसिक्यूशन। और 2 नंबर किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही है जो आईपीसी का चैप्टर 9A में दी गई है ना, 171A से 171I, रिश्वत वगैरह लेने का जो है मैटर्स, वो किया गया है, अगर तो इसमें भी नहीं होगा। तीसरा है किन्हीं कार्यवाही के आनुषंगिक हो, ऐसी कार्यवाही जो उपनियम 1 तथा 2 में निर्दिष्ट किन्हीं कार्यवाही के आनुषंगिक हो, इंसिडेंटल हो। 4 नंबर है ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही जहां आरोपी जुर्माना 50 से अधिक न हो, ओनली 50 है तो फिर नहीं होगा। 5 नंबर का है इसमें जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955 और अनैतिक व्यापार है ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो इसमें जो है सामाजिक विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कार्यवाही जब तक ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा सहायता न चाहिए गई हो, मतलब ऐसे इस तरह के जो अपराध है उनमें पीड़ित व्यक्ति खुद सहायता चाहता है, आवेदन करता है, तो फिर उसमें उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं तो नहीं कराई जाएगी। 6 नंबर का इसमें है कि जहां विधिक सेवा की वांछा करने वाला व्यक्ति जो इच्छा करता है कि वो विधिक सहायता चाहता है, तो वो जो चाहता है, ए नंबर है इसमें, केवल प्रतिनिधि के आधिकारिक हैसियत में कार्यवाही से संबंधित है। बी नंबर कार्यवाही का औपचारिक पक्षकार है, फॉर्मल, इफ अ फॉर्मल पार्टी है और कार्यवाही की जाने में सार्वजनिक रूप से संबंधित नहीं है और उसका ही समुचित प्रतिनिधि के अभाव की दशा में प्रभावित होने की संभावना नहीं है, तो इस मैटर में वो उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी सर्विस उसको, लीगल सर्विस। 15 के साथ 30 है, इसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बारे में बात कही गई है, वहां पर प्रदान की जाती है ये सेवाएं। मतलब 14 तो कहता है नहीं कराई जाएगी और 15 कह रहा है करवाई जाएगी, तो 15 में और 30 मतलब 30 इसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बारे में, तो सेम ड्राफ्ट इनका भी, उनका हम पढ़ेंगे नहीं, वहां हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसमें है साधन परीक्षण के होते हुए भी निम्नलिखित में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी। ए नंबर अत्यधिक लोक महत्व के मामले हो ना, इन केस ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपोर्टेंस के हो, और बी नंबर किसी विशेष मामले में कारण अभिलिखित किए जाएंगे और जो अन्यथा विधिक सेवा के लिए पात्र समझा जाएगा। तो कोई विशेष मामला इन स्पेशल केस है तो रीजन लिखे जाएंगे और उसको उसके पात्र समझा जाएगा। 16 है
16 के साथ 31 है विधिक सेवा अधिवक्ता तथा देय मानदेय। अब इसमें लीगल सर्विस एडवोकेट्स एंड ऑनरेरियम पेबल। तो ऑनरेरियम पेबल जो है मतलब इसमें जो है लिस्ट तैयार की गई है एडवोकेट्स की और अध्यक्ष के द्वारा तैयार की जाती है। ये हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी जो है उसके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एडवोकेट की एक लिस्ट, एक पैनल प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने 5 साल से कम अवधि के लिए विधि व्यवसाय किया हो सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब 5 साल तक तो होना चाहिए, 5 साल का तक उसने प्रैक्टिस किया हो तभी वो उसमें लिस्ट में शामिल होगा। अगर 5 साल से कम किया हो प्रैक्टिस तो नहीं किया जाएगा। हु हैज लेस देन 5 years of practice shall be included in the panel। सेकेंड है इसका विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए। तो कमिटी फिक्स करती है, उसी के अनुसार एडवोकेट को दे जो पे भुगतान किया जाएगा उसको मानदेय का ऑनरेरियम जो है उसका दिया जाएगा। थर्ड है इसका कोई विधि व्यवसाय जिसे या तो किसी विधिक परामर्श के लिए या विधिक सेवा के लिए कोई मामला सौंपा गया है, जिस एडवोकेट को जो मैटर सौंपा गया है तो किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या मतलब जो सहायता चाहता है व्यक्ति, सहायता प्राप्त व्यक्ति है जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उससे कोई फीस नहीं लेगा, उसको तो यहाँ पर पे किया जाएगा ना 2 में। अब वो अतिरिक्त अलग से किसी से थोड़ी फीस लेगा, इसमें ये बताया गया है 3 में। अगर वो लेता है फीस अलग से किसी पक्षकार से तो उसका सूची से नाम हटा दिया जाएगा। ये तीसरा नंबर का कहता है। 4 नंबर का है ऐसा कोई विधि व्यवसायी जिसने उसे सौंपा गया कार्य पूर्ण कर लिया है। अगर उसने उसको जो काम दिया गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है तो उसकी जो भी फीस वगैरह होगी वो सब उसको सचिव या समिति के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी सारी रिपोर्ट और उसको पे कर दी जाएगी। और ये सारे जो उसका मानदेय है वो मतलब एडवोकेट जो है वो इस बात के लिए भी स्वतंत्र होगा कि वो चाहे तो अपनी जो फीस वगैरह है वो सबका त्याग कर दे, मानदेय या पूर्णतः या अंशतः भी त्याग कर दे, या तो पूर्णतः कर दे या अंशतः कर दे। और मानदेय की मात्रा के संबंध में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है तो उसका डिसीजन अध्यक्ष के सामने रखा जाता है और अध्यक्ष का डिसीजन जो है फाइनल होगा। 17 है इसका 32, इसके साथ में 17 के साथ में 32 है विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य। अब जिसको सहायता मिली है जिस पर्सन को उसकी क्या ड्यूटीज है इसके बारे में इसमें है। तो ये 1 नंबर इसका विधिक सेवा चाहने वाला कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको की विधिक सेवा के लिए आवेदन किया जाता है उसको प्रदत्त की गई विधिक सेवा का उपयोग करने के पर्यंत समिति के सचिव या उसके किसी सदस्य द्वारा की गई किसी अध्यपेक्षा द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करेगा। मतलब उसको जो भी सेवाएं दी गई है उसका उपयोग उसने किया है और उसके लिए उसका ये कर्तव्य बनता है कि सचिव जो है या कोई मेंबर है उसके तो उनके द्वारा जो कोई अपेक्षा की जाएगी या कोई निर्देश दिए जाएंगे उसका वो उसको पालन करना होगा। सेकेंड इसका ऐसा प्रत्येक व्यक्ति प्रारूप 2 में उसमें जो बताया गया है इस आशय का एक वचनबद्ध सह घोषणा फॉर्म 2 जो दिया गया है उसमें वचनबद्ध सह घोषणा निष्पादित करेगा कि उस दशा में जबकि न्यायालय उसके पक्ष में कोई डिक्री या आदेश पारित करते हुए खर्च या अन्य आर्थिक सुविधा का लाभ प्रदान करता है तो वह समस्त खर्चों प्रभारों तथा व्ययों का जो कि समिति के उसे विधिक सेवा प्रदान करने में उपगत किए गए हैं समिति को प्रतिपूर्ति करने के रूप में प्रतिसंदाय करेगा। मतलब इसमें जो भी आदेश ऑर्डर वगैरह उसको दिया गया है उसको कोई भी आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है और जो भी खर्चे हुए हैं उसके सेवा प्रदान करने में तो फिर वो पे करेगा उन सब चीजों को। उस व्यक्ति वह जो व्यक्ति समिति को जो भी लाभ उसके हुए उनमें से जो खर्चे हुए उनको रीपे करेगा। क्योंकि जिस टाइम उसने ये लीगल सर्विस के लिए एप्लीकेशन दिया उस टाइम उसके पास ऐसे जो मतलब वो कैपेबल नहीं था, उसके पास ऐसे साधन नहीं थे कि जिससे वो कर सके, इसलिए तो सर्विस उसको प्रोवाइड की है। अब सर्विस तो उसको प्रोवाइड हो गई है, अब उसके पास साधन हो गए, उसने मान लो कोई शूट लगाया था और वो जीत गया, उसमें उसको कोई भी ऑर्डर हुआ है उसको मतलब जैसे कंपनसेशन वगैरह के फाइन उसमें जो रहता है
तो ये सारा ऑर्डर उसको दिया जाता है। उसको तो वो उसको मतलब वो जिस प्रॉपर्टी का मैटर्स था, तो प्रॉपर्टी का केस वो जीत गया, प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है, तब उसके पास तो पर्याप्त साधन हो चुके हैं, तो वो उसमें से पे करेगा उनके जो भी खर्चे हुए समिति के। तीसरा है इसका, प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, मतलब एक तो वो पर्सन जिसको सहायता मिली है, और या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसका प्रतिनिधि जो प्रेजेंटेटिव उसका समिति या उसके विधिक सेवा देने वाले अधिवक्ता द्वारा, ये दोनों मतलब उपस्थित होंगे। जब भी एडवोकेट बुलाएगा या समिति उसको बुलाएगी, तब वो उपस्थित होगा कार्यालय में, और संबंधित विधिक सेवा अधिवक्ताओं को संपूर्णतः सही जानकारी प्रदान करेगा। जो एडवोकेट है उसके लिए जो कार्य कर रहा है, उनको वो सही सही जानकारी देगा और सभी बातें प्रकट करेगा। 18 नंबर का है इसमें विधिक सेवा का प्रत्याहरण। इसमें 33 है, इसके साथ में 18 के साथ में 33 है, विड्रॉवल ऑफ लीगल सर्विसेज, अब वापस ले ली जाएगी। क्यों ले ली जाएगी? तो फर्स्ट इसका है, समिति या तो स्वप्रेरणा से अन्यथा किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति को प्रदान की गई विधिक सेवा निम्नलिखित परिस्थिति में प्रत्याहरित कर लेगा, वापस ले लेगा। कब लेगा? ए नंबर है इसमें, उस दशा में जबकि पाया जाए कि सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन थे, या उसने दुर्व्यपदेश या कपट से विधिक सेवा प्राप्त की है, मतलब उसके पास पर्याप्त साधन थे फिर भी उसने विधिक सहायता प्राप्त की है, और किस तरह से की है? दुर्व्यपदेशन और कपट करके प्राप्त की है। इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग फंड दैट द डेड पर्सन वाज possessed of sufficient means or that he obtained legal service by misrepresentation or fraud. बी है इसका, उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन हुआ है, मतलब पहले तो वो गरीब था, लेकिन अब उसका कंडीशन ऐसी बदल हो गई है, चेंज हो गई है, कंडीशन अच्छी हो गई है, अच्छी स्थिति में वो आ गया है, तो फिर वापस ले ली जाएगी उसको जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है। सी नंबर, उस दशा में जबकि विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति या विधिक सेवा प्राप्त करने के क्रम में कोई कदाचार या गैर तौर तरीके या उपेक्षा की गई है, नेग्लिजेंस किया गया है उसके द्वारा, तो फिर वो वापस ले ली जाएगी। डी नंबर है इसका, विधिक सेवा अधिवक्ता में सहकार्य नहीं कर रहा है, मतलब एडवोकेट से कोऑपरेट नहीं कर रहा है वो, तो भी वो वापस ले ली जाएगी। ई नंबर है इसका, उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति अभी हस्तांकित विधि व्यवसाय से भिन्न किसी विधि व्यवसाय से को काम में लगाता है, मतलब जो एडवोकेट उसके लिए नियुक्त किया गया है, उसको छोड़ करके भी किसी और वकील को कर लेता है, तो उस स्थिति में भी एफ नंबर है इसका, सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए सिवाय सिविल कार्यवाही के जहां अधिकार या दायित्व बचा रहता है। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि मृत्यु हो जाती है ना, तब तो ये वापस ले लेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है इसमें, एक्सेप्ट है, एक अपवाद ये है कि सिविल मैटर में कोई कार्यवाही चल रही है और जहां अधिकार और दायित्व बचा है, जैसे सीपीसी में हमने पढ़ा है, उसमें अगर अधिकार और दायित्व बचा रहता है तो फिर वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो चल रही है, प्रोसीडिंग चलती रहेगी ना, प्रोसीडिंग बंद नहीं होगी, उसकी मृत्यु से प्रोसीडिंग बंद नहीं हो जाएगी अगर कोई राइट वगैरह उसका बचा रहता है तो। इसमें जी नंबर है, विधि की प्रक्रिया या विधिक सेवा का दुरुपयोग किया है उसने, जी नंबर में। इस फंड टू बी ऑन एब्यूज ऑफ द पर्पोज प्रोसेस ऑफ लॉ और ऑफ लीगल सर्विस, परंतु प्रोवाइडेड इसका ये कहता है कि सहायता प्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वैध प्रतिनिधियों को यह कारण बताने के लिए कि विधिक सेवा क्यों न प्रत्याहरित की जाए, ऐसे प्रत्याहरण की सम्यक सूचना दिए बिना विधिक सेवा प्रत्याहरित नहीं की जाएगी। मतलब अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को बताया जाएगा, इस बात की सूचना दी जाएगी कि वो वापस ले रहे विधिक सेवा, तब तक वो मतलब वापस नहीं ली जाएगी, अब तक सूचना नहीं दे देते विधिक प्रतिनिधियों को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और इसका सेकंड प्रोवाइडेड ये कहता है कि जहां विधिक सेवा हाँ, तो इसमें जो है इसका सेकंड परंतु ये कहता है प्रोवाइडेड कि जे जे नंबर का जो था इसमें और कि खंड ज के अधीन विधिक सेवा प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी।
जे नंबर ये मतलब लास्ट में आया है इसमें, उस न्यायालय की जहां वो मामला लंबित है कि अनुशंसा पर। 2 इसका उपनियम 1 के खंड क में दिए गए आधारों पर विधिक सेवा प्रत्याहृत की जाती है, वहां समिति सहायता प्राप्त व्यक्ति से उसे प्रदान की गई विधिक सेवा की रकम वसूल करने का हकदार होगा। जब वापस ले रहा है तो जो उसको सुविधाएं प्रदान की गई हैं और जो भी उसको रकम दी गई थी वो वसूल करने का हकदार होगा। समिति वापस ले लेगी उससे जो भी उसको दिया गया था, पेमेंट वगैरह उसको। चैप्टर 3 आता है इसमें फर्स्ट है इसका सामान्य जनरल 19 to 25। वैसे इसका 19 to 38 तक है लास्ट तक, लेकिन इसमें जो फर्स्ट है इसका सामान्य ये 19 to 25 है। तो 19 में इसमें जिला प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि से संबंधित अन्य शर्तें। तो ये रूल हमने 14 में भी पढ़ा था, रूल में पढ़ा था, और रेगुलेशन है ये 19 का। अब 34 में भी सेम इसका ड्राफ्ट है, ताल्लुक की बात करता है 34 में, तो उसमें भी सेम ड्राफ्ट आएगा इसका। जिला प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि से संबंधित अन्य शर्तें। तो इसमें जिला प्राधिकरण के सदस्य की जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, जो पदेन सदस्य है एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है उससे अलग हो, और वो नहीं होगा इसमें शामिल। पदावधि 2 वर्ष की होगी, 2 साल तक रहेगा, और उस पात्र मतलब उस पदावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होगा। फिर से एक बार फिर से उसको नॉमिनेट किया जाएगा, 2 साल तक तो रहेगा और उसके बाद फिर से वो एक बार नॉमिनेट किया जाएगा। सेकेंड है इसका जिला प्राधिकरण का वह सदस्य जो नियम 14 के उपनियम 3 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया है राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, और यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में उसका बना रहना वांछनीय नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐच्छिक नहीं है तो उसको हटाया जा सकेगा। राज्य सरकार हटाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। कोई मेंबर जो है जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को संबोधित, अब जो जिला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसका जो अध्यक्ष है उसको त्याग पत्र देता है मेंबर इसमें। और त्याग पत्र जो है मतलब कब से प्रभावी होगा उसका रिजाइन करना, तो उस डेट से होगा जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। अब सेकेंड इसका जिला प्राधिकरण के सदस्य के पद में किसी रिक्ति को उसी रीति में भरा जाएगा जो नाम निर्देशन के लिए उपबंधित है, और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सदस्य के स्थान पर शेष पदावधि के पद धारण करेगा, और ग्रेड बी के अनुसार वो वेतन भत्ते पाएगा। तीसरा नंबर कहता है अवैतनिक हैसियत में कार्य करेंगे, बी नंबर। और बाकी ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। 20 में आ जाए जिला प्राधिकरण के अन्य कृत्य, अदर फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो सेक्शन 10 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगा। मतलब 10 में तो दिए हैं वो तो करेगा ही, और अलग से भी वो कुछ ऐसे काम का भी पालन करेगा वो। ए नंबर जिले के भीतर के उन व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन मानदंड रखते विधिक सेवा प्रदान करना। तो जो भी पात्रता में आते हैं, मतलब जो भी क्राइटेरिया में आते हैं उनको विधिक सेवा प्रदान की जाएगी ए में। और बी है विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करना। वैसे ये नॉट इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसके बारे में जानना, ये वैसे ही ये सब पढ़ के आए। 21 में आ जाइए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी पढ़ के आए हैं इसी तरह से। इसमें जो है जो अध्यक्ष है 3 माह की कालावधि में कम से कम एक बार जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से जिला प्राधिकरण के सम्मेलन का आह्वान करेगा। इसमें जो अध्यक्ष है ना वही बैठक के बुलाता है, 3 महीने में कम से कम एक बार बुलाएगा। ये बात याद रखने की है बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये आ सकता है कि कितने टाइम में बुलाएगा बैठक। और 22 इसमें ये भी इम्पोर्टेंट नहीं पूरा, बस इसमें यही है कि कितने टाइम तक रहेगा, तो 5 साल तक के लिए पद धारण करेगा और अंशकालीन कर्मचारी होगा। जिला प्राधिकरण के सचिव की पदावधि, अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके सचिव की बात है, तो वो कितने टाइम तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। और जिसे अतिरिक्त कर्तव्य भत्ते के रूप में 300 रुपए प्रति माह मानदेय संदाय किया जाएगा। 23 जिला प्राधिकरण के सचिव की कृत्यता शक्तियां, इसमें जैसे हम पढ़ के आए हैं वही सेम है। उसमें ये जो फंड वगैरह है उसका ये अभिरक्षक होगा, ये सचिव है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का।
24 जिला अधिकरण का सम्मेलन। अब ये जो है मीटिंग की बात है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसकी मीटिंग कितनी बार होगी, तो ये है 3 महीने में से कम एक बार होगी, और ऐसे स्थान पर होगी जहां पर अध्यक्ष निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है। वही गणति की बात है तो गणपूर्ति इसमें 3 होगी, जैसे हमने 4 पढ़ा था वहां पर, इसी तरह कमेटी में 4 पढ़ा था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में 3 का कोरम है। बराबर बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा, इक्वल होगा अगर वोट मेंबर प्रेजेंट वोटिंग के इसमें 25 है, इसमें जिला प्राधिकरण की निधियां, फंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। जिला प्राधिकरण एक निधि बनाए रखेगा, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो अपनी एक निधि बना के रखेगा, जिसे विधिक सहायता निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे। क्या होगा इसी रकम, जैसे कि स्टेट अथॉरिटी जो है उसे स्टेट अथॉरिटी के द्वारा उसे आवंटित तथा स्वीकृत की जाती है, जो दी जाती है स्टेट अथॉरिटी के द्वारा उसको वो रखेगा। और ऐसी रकम जो जिला प्राधिकरण द्वारा संदान के रूप में प्रदान की गई है ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा उसको प्रदान की गई है, और ऐसी विधिक सेवा उपलब्ध की गई है, उसके विरुद्ध खर्चे प्रभार तथा दुमका उसमें फंड में जमा की जाएगी। सेकेंड, इसका जिला विधिक सहायता निधि में जमा की गई समस्त रकमें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निक्षेप की जाएगी, मतलब जो भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक जो है उसमें जमा कर दी जाएगी, डिपॉजिट की जाएगी। थर्ड है इसका न्यायालय शुल्क, स्टाम्प तथा ऐसे व्यय जो दस्तावेज आदि की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लगने वाले आनुषंगिक खर्चे प्रयोजन के लिए जो है 2000 रुपये स्थायी अग्रिम जिला प्राधिकरण के सचिव के व्यय पर रहेगा। तो इसमें जो भी खर्चे होते डॉक्यूमेंट प्राप्त करने में, सर्टिफिकेट जो कॉपी वगैरह निकालने में, जो भी जितने भी खर्चे होंगे है ना, वो सचिव के खर्चे पर होंगे, और 2000 रुपये जो एडवांस में जमा करवाए जाएंगे, ये बात है इसमें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकेंड इसका आता है जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाएं, इसमें 26 से 38 है। तो 26 के साथ में रेगुलेशन 11 आता है, विधिक सेवा के लिए आवेदन पढ़ लिया है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। और 27 आवेदनों का निपटारा, इसके साथ जो है 12 है रेगुलेशन 12 नंबर का। 28 विधिक सेवा का ढंग, इसमें रेगुलेशन 13 है। 29 के साथ 14 है किसी जो सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी उसके बारे में 29 में है, और 14 हमने जो रेगुलेशन 14 पढ़ा उसमें भी सेम ड्राफ्ट है। 30 कतिपय मामलों में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी, जहां पर प्रदान की जा सकेगी ऐसे मामले कुछ ऐसे हैं, सर्टेन केसेस, तो हमने 15 में पढ़ा था। 31 के साथ में 16 में हमने पढ़ा था विधिक सेवा अधिवक्ता तथा देय मानदेय, जो एडवोकेट को जो भी फीस वगैरह दी जाएगी, और ये भी सेम है। 31 के साथ 16, 32 के साथ 17, ये भी सेम ड्राफ्ट है। इसका विधिक सहायता प्राप्ति व्यक्ति के कर्तव्य क्या है। अब 33 जो है विधिक सेवा का प्रत्याहरण, जो वापस ले लेंगे विधिक सेवा, तो उसके बारे में हमने रेगुलेशन 18 में पढ़ा था, उसका भी सेम ड्राफ्ट है। 34 तालुक समिति के सदस्यों की पदावधि से संबंधित अन्य शर्तें, ये हमने 19 में पढ़ा था, ये भी सेम है, 2 साल होगी उसकी पदावधि। 35 बस वही है कि कैरेक्टर इसके बदल जाएंगे, कौन होगा इसमें, तालुक की बात आ गई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का था। 35 राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय था कार्यालय। अब जो स्टेट अथॉरिटी है उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर होगा, ऑफिस कहाँ पर होगा, उसके बारे में। राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय जबलपुर में स्थित होगा, जहाँ की हाई कोर्ट की मेन बेंच जो है, मुख्य पीठ है। 36 शक्ति की बात है, इसमें राज्य प्राधिकरण की शक्ति है। 36 में स्टेट अथॉरिटी की पावर है। इसमें स्टेट अथॉरिटी जो है यथास्थिति अपने अधिकारियों जो भी हाई कोर्ट के हैं, विधिक सेवा कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हैं, तालुक के हैं, इन सब में जो भी प्रकरण इनके पास आते हैं
उनको स्थानांतरित करने की शक्ति होगी। जिला विधिक सेवा समिति प्रकरणों तालिक सेवा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जो उनकी स्वयं की स्थापना था उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की स्थापना पर हो, इनको ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो भी ये मेंबर वगैरह इनके होंगे, कर्मचारी हैं इन अथॉरिटीज में जो भी काम करते कमिटीज में, उनको स्थानांतरण करने की स्टेट अथॉरिटी को पावर है स्थानांतरण ट्रांसफर करने की। 37 संक्रमणकालीन शक्तियां, ट्रांजिस्टरी पावर्स। अध्यक्ष को ऐसे तत्काल आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि उत्पन्न हो या परिस्थिति के अनुसार आवश्यक को सामना करने की संक्रमणकालीन शक्तियां होंगी। मतलब जो भी इमरजेंसी ये आपातकालीन जो भी स्थिति है उनसे निपटने के लिए संक्रमणकालीन उसको शक्तियां होगी। 38 यदि इन विनियमों के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस पर संरक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का डिसीजन फाइनल होगा। इसमें अगर उसके इंटरप्रिटेशन में कोई डिफिकल्टीज आती है तो उस पर डिसीजन जो संरक्षक है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनका डिसीजन फाइनल होगा। इसमें फॉर्म दिए गए हैं, एक तो शपथ पत्र के बारे में एफिडेविट और सेकंड इसका वचनबद्ध घोषणा के बारे में अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन। अब हम वो भी देख लेते हैं। लोक अदालत में जो स्थायी लोक अदालतें आयोजित की जाएगी उनके बारे में हाँ, लोक अदालत आयोजित करने के लिए स्कीम है 1997, इसका पेज है 139। इसमें वैसे ज्यादा कुछ खास बात तो नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं। भाग 1 इसमें हाई कोर्ट के लिए स्थायी निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए लोक अदालत स्कीम 1997 के अधीन जारी अनुदेश। इसमें 2 भाग हैं, इसमें 2 पार्ट है और भाग 1 इसका हाई कोर्ट के लिए है और सेकंड जिला प्राधिकरणों के लिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए। तो हाई कोर्ट के लिए इसमें स्थायी लोक अदालत आयोजित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा वाला पढ़ रहे हो आप? इसमें एक तो हमने लोक अदालत स्कीम हमने कल कर लिया था, अब ये आयोजित कहाँ होगी उसके बारे में स्कीम है 1997। हाँ, वो भी 1997 का था, लेकिन वो स्कीम थी और आयोजित कहाँ पर होगी उसके बारे में ये सेकेंड है एक और 1997 स्थायी और निरंतर लोक अदालत। हाँ, तो इसमें भाग 1 तो हाई कोर्ट के लिए है और भाग 2 जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए है। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगी उसके बारे में दिया गया है, तो इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं टोटल। तो इसमें 1 है हाई कोर्ट के लिए कंप्यूटर शीट में एक कॉलम होगा, अर्थात क्या पक्षकार लोक अदालत में मामला निर्देशित करना पसंद करेगा, ये बात उसमें होगी। सेकेंड है इसका दैनिकवार सूची जो है कॉज लिस्ट में उन मामलों का जिनके बारे में किसी पक्षकार या काउंसिल द्वारा लोक अदालत के माध्यम से समझौता प्रस्तावित तो वर्गीकरण होना चाहिए। मतलब जो वाद की सूची है वो सूची उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए जहां पर लोक अदालत में समझौते के लिए कोई प्रस्तावित किया गया है मामला। थर्ड है इसका ऐसे मामले जिन्हें दैनिकवार सूची में सम्मिलित किया गया है हाईकोर्ट की समुचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे। समुचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे तब पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाला काउंसिल इस प्रयोजन के लिए अपनी सहमति देगा। तत्पश्चात रजिस्ट्री संबंधित पक्षकार को एसपीसी जारी करेगा तथा मामला लोक अदालत को निर्देशित किया जाएगा। 4 नंबर का है इफ देयर इज अ प्रेयर फॉर एनी इंटरिम रिलीफ, मतलब अंतरिम आदेश अनुदेश के लिए यदि कोई प्रार्थना की जाती है तो एनी मैटर इन विच एनी ऑफ द लोक अदालत सच मैटर shall be listed before the appropriate bench, मतलब वही सूची समुचित बेंच के सामने रखी जाएगी। हाई कोर्ट की जो समुचित बेंच है और कंसिडरेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ उसके लिए अनुमति इंटरिम रिलीफ की अनुमति दे दी जाएगी और इन देयर आफ्टर द मैटर में बी रेफर्ड आप लोक अदालत और मैटर को लोक अदालत के लिए रेफर कर दिया जाएगा।
इसमें इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ ना, 2 पॉइंट इंग्लिश में कर दिए। 5 नंबर इसका, इन पेंडिंग केस इफ देयर इज अ प्रपोजल फॉर सेटलमेंट आर आफ्टर हियरिंग, इसमें समझौता प्रस्ताव या सुनवाई हो जाती है उसके बाद में एमिकेबल सेटलमेंट बिटवीन, सौहार्दपूर्ण समझौता है ना, सौहार्दपूर्ण समझौता और पार्टीज देन सच मैटर कैन बी रेफर्ड टू लोक अदालत। तो लोक सौहार्दपूर्ण समझौते की सुनवाई करने के बाद उसको लोक अदालत के लिए रेफर कर दिया जाएगा। 5वां नंबर भी ये कहता है। और 6 नंबर का है, हाई कोर्ट में निरंतर लोक अदालत निम्नलिखित में से किन्हीं दिनों में आयोजित की जा सकेगी। कोई से भी दिन में आयोजित की जा सकेगी, मतलब ये इसमें दिया गया स्पेशली कौन से डे होंगे। तो 1 नंबर इसमें शनिवार या रविवार, या तो सैटरडे या संडे को की जाएगी, या फिर सप्ताह के किसी भी कार्य दिवस पर न्यायालय समय के पश्चात। मतलब जो भी जितने भी मतलब कोर्ट का टाइम है सप्ताह में, उसमें कोर्ट का उस हो जाता है टाइम, उसकी प्रोसीडिंग हो गई है, कोर्ट फ्री हो गया है, तो उसके बाद कभी भी की जा सकती है। 2 नंबर का है, निरंतर प्रतिदिन लोक अदालत होने का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जो है 1 मास में जितनी अधिक संभव हो उतनी लोक अदालत आयोजित करने का प्रयास करेगा। तो एक महीने में जितना भी संभव हो इतनी लोक अदालत आयोजित की जाएगी। तीसरा है इसका, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जो है द्वारा आयोजित लोक अदालतें निम्नलिखित 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें 2 मेंबर्स होंगे, एक तो होंगे सिटिंग और रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट जज। और बी नंबर है विधि व्यवसायिक सदस्य या विधि क्षेत्र का कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें एक तो सोशल वर्कर होगा और लीगल प्रोफेशन वाला होगा। 4 नंबर है इसमें हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति का सचिव मुख्य न्यायपीठ पर लोक अदालत आयोजित के लिए उत्तरदायी होगा। जो सचिव है ना, वो उत्तरदायी होगा, इसमें वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लोक अदालत एट द मेन सीट। और संबंधित पीठों के रजिस्ट्रार संबंधित न्यायपीठों पर लोक अदालत आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित लोक अदालत के सदस्य हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या सह अध्यक्ष को चेयरमैन द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। इसमें भाग 2 है जिला प्राधिकरण के लिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए प्रोसीजर। पॉइंट है, बस 4 पॉइंट करके फिनिश हो जाएगा ये कंप्लीट। 1 है इसका, प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा एक सिविल न्यायाधीश वर्ग 1 को भी स्थायी आधार पर लोक अदालत आयोजित करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसी लोक अदालत यथास्थिति शनिवार को, जिस दिन काम बंद रहता है, सैटरडे में काम बंद है उस दिन, तो और संडे को या अन्य दिन जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, स्पेसिफाइड किया जाए, को अपनी बैठक आयोजित करेगी। कौन होगा उसमें? जिला मुख्यालय में कम से कम एक अतिरिक्त जिला जज, जो डिस्ट्रिक्ट एडीजे हैं, एक तो वो होंगे एडीजे, एक होंगे सीजे फर्स्ट क्लास। परंतु कोई वृहद लोक अदालत रविवार को कार्यपालक अध्यक्ष के पूर्व सहमति से आयोजित की जा सके। मतलब कोई बड़ी लोक अदालत लगाना है तो वो अध्यक्ष की सहमति लेना जरूरी होगी, संडे के दिन लगाना है उसको। परंतु यह और कि लोक अदालत न्यायालयीन समय के पश्चात ऐसे दिन जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए को भी आयोजित की जा सकेगी। कोई भी अदर डे है उसमें भी की जा सकेगी, मतलब जो कोर्ट का टाइम है उसके बाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस स्पेसिफाइड करते हैं। और बी, जिला स्तर पर लोक की प्रत्येक बेंच का गठन निम्नलिखित में से 2 या 3 व्यक्ति समाविष्ट करते हुए किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा बेंच का लोक अदालत की जिला स्तर पे है तो 2 या 3 व्यक्ति होंगे उसके अंदर। कौन होगा? एक तो या सेवारत न्यायिक अधिकारी, सर्विंग जज ऑफिसर, जो पद पे कार्य कर रहे हैं। और सेकेंड है विख्यात व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर होंगे, विख्यात व्यक्ति होगा।
और तीसरा है विधिक व्यवसाय का कोई सदस्य, लीगल प्रैक्टिशनर। लोक अदालत की ऐसी बेंच या बेंचों को संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में थर्ड श्रेणी या फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी सदस्यों द्वारा सहायता की जाएगी। तो ये जो लोक अदालत की बेंच है, इनके जो पीठासीन अधिकारी है, इनको ये हेल्प करेंगे थर्ड श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के और चतुर्थ श्रेणी के जो मेंबर्स, वो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज, वो करेंगे। और जिला प्राधिकरण का सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जिला मुख्यालय पर लोक अदालत की बेंचों का गठन करेगा। सचिव करता है, जिला मुख्यालय पर लोक अदालत की बेंचों का गठन करता है, अप्रूवल लेता है अध्यक्ष से। 2 नंबर है इसका, एक न्यायालय में मामला संस्थित करने के पूर्व अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा विनिश्चय किए जाने की वांछा रखने वाला पक्षकार संबंधित समिति के सचिव के समक्ष अपना मामला फाइल करेगा और ऐसे वाद या याचिका पर कोई न्यायालय फीस नहीं चुकाई जाएगी, तो फ्री ऑफ कास्ट उसको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब ये याचिका कर रहा है, वाद और याचिका वो फाइल कर रहा है, उसमें मामला सचिव के समक्ष, तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेकंड, इसका वाद के पेश करने के पश्चात उसे सुलह के लिए मामले के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। अब उसने पेश कर दिया है वाद, तो उसको सुलह के लिए रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। तीसरा है इसका, वाद को पेश करने के पश्चात यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित न हो तो विरोधी पक्षकार को निर्देश देते हुए कि वे लोक अदालत की बेंच के समक्ष उपस्थित हो, सूचनाएं जारी की जाएगी। अब वो उपस्थित नहीं है, अपोजिट पार्टी, अब वो एपियर नहीं है वहां पर, तो उसको सूचना दे दी जाएगी कि आप एपियर हो, उपस्थित हो। और लेकिन उसको एपियर होने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, पक्षकार को कंपेल नहीं करेंगे कि तुमको आना ही है, ऐसी आदेश इकाई जारी नहीं की जाएगी जिसको उसको कंपेल किया जाता है, बाध्य नहीं किया जाएगा। और जिला प्राधिकरण तालुका समिति की व्यय पर रजिस्ट्री के डाक द्वारा जारी किया जाएगा। सूचनाओं की तामील को सुनिश्चित करने के लिए जो सूचनाएं भेजी जाएगी, जो तामील भेजी जाएगी, वो रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजी जाएगी और तालुका समिति जी उसके व्यय पर होगा, उसके खर्च पर। और इसमें 4 नंबर का है, लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्षकारों के उपस्थित होने पर ऐसी लोक अदालत की बेंच पक्षकारों के विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से निपटारा करने के लिए सहायता करेगी तथा सलाह देगी पक्षकारों को कि भाई आप सौहार्दपूर्ण रूप से निपटारा कर लो, मतलब कोई विवाद नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाए, उसको ऐसी सलाह भी देंगी, पक्षकारों को सुझाव भी देंगे। विरोधी पक्षकार को लिखित कथन फाइल करने का अधिकार होगा। जो अपोजिट पार्टी है उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का भी राइट होगा, उसको भी राइट दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। इसमें 3rd नंबर है, यदि ऐसे पक्षकारों में से किसी पक्षकार का काउंसिल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता हो तो लोक अदालत की बेंच ऐसे पक्षकार को लोक अदालत की बेंच के समक्ष उनका मामला तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विधिक सहायता अधिकारी की सहायता उपलब्ध कराएगी तथा उन्हें सहायता देगी और लोक अदालत की बेंच दोनों पक्षकारों के बीच समझौता करवाने में सहायता करेगी। 4 नंबर का है, लोक अदालत की बेंच विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने की तारीख से युक्त समय यथासंभव 3 मास के भीतर पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते का प्रयत्न करेगी। विरोधी पक्षकार एपियर हो गया है उस डेट से रीजनेबल टाइम में 3 महीने के अंदर, है ना, उसका जो है एमिकेबल सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता कराने का प्रयास करेगी, कंप्रोमाइज पार्टीज में करवाने का उसका प्रयास करेगी। और 1 नंबर इसमें कह रहा है कि लोक अदालत की बेंच पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर ऐसा विधिक आदेश या पंचाट जैसा वह न्याय के उद्देश्य से उचित समझे पारित करेगी। जो भी अवार्ड वगैरह दिया जाएगा लोक अदालत के द्वारा, वो जैसा उद्देश्य समझती न्याय के उद्देश्य से वो पारित करेगी। और सेकंड, इसका बेंच को किसी साक्ष्य को अभिलिखित करने का अधिकार नहीं होगा। बेंच को मतलब कोई एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करने का राइट नहीं है, किंतु अभिवचनों, दस्तावेज तो अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात बेंच पक्षकारों के बीच विवाद को अभिनिश्चित कर सकेगी। तो जो भी रिकॉर्ड पर उसके पास जो अवेलेबल है मटेरियल, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पेश की गई चीजें हैं, उनको देखते हुए, है ना, उन पर विचार करने के बाद वो अपना डिसीजन देगी, डिसाइड करेगी मैटर्स को। और 3rd, इसका पक्षकार तथा बेंच द्वारा समस्त संभव प्रयास करने के पश्चात, सारे संभव प्रयास कर लिए बेंच ने और उनमें समझौता नहीं हुआ पक्षकारों में, तो फिर सक्षम न्यायालय से अपना उपचार प्राप्त करने के लिए सलाह देगी
कि पक्षकार भाई तुम्हारा डिस्प्यूट जो है समझौते के द्वारा वो नहीं हुआ है सोल्व, तो आप अपना जो भी उपचार चाहते हो कोर्ट में जाइए। मुकदमा पूर्ण तथा लंबित मामले में मुकदमा पूर्व तथा लंबित मामले में लोक अदालत द्वारा पारित कोई आदेश या जो अवार्ड दिया जाता है उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, उसके लिए आवेदन जिले की कोर्ट में दिया जाता है। और जिला कोर्ट जो है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के निष्पादन के आवेदनों को सौंपने की अधिकारिता होगी। मतलब इसमें अवार्ड तो पास कर दिया है इसने लोक अदालत ने,